ताल चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार और फूलदेही की बहुत बहुत बधाई। फूलदेही उत्तराखंड का एक पारंपरिक पर्व है। इस दिन छोटे छोटे बच्चे एक थाली में चावल, फूल, विशेष रूप से बुरांस, गेंदा आदि लेकर अपने आसपास के घरों में जाते हैं। जब वे किसी भी घर में जाते हैं तो वे उस घर की देहली में अपनी थाली में से फूल और चावल घर की देहली में डालते हैं और फुलहारी गाने गाते हैं। फूल देही छम्मा देही जतुक देला उतुक सही। फूल देही छम्मा देही जतुक देला उतुक सही। फिर बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। तो आज हम जानते हैं क्या है फूलदेही और क्या है इसका महत्व। आज हम आए हैं प्रोफेसर अजय रावत सर के पास। अजय रावत सर कोई परिचय के मोहताज नहीं है, हर कोई उनसे परिचित ही है। आज हम फूलदेही के उपलक्ष्य में सर से मिलने आए हैं और सर से हम जानना चाहेंगे कि सर ये फूलदेही जो होती है इसका क्या महत्व है। फूलदेही जो त्योहार है वो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, अगर हम उसको आध्यात्मिक रूप से देखें तो फूलदेही जो है वो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है भारत की और हमारे उत्तराखंड की और हिमालय की, उसकी अभिव्यक्ति है। हमारी संस्कृति जो रही है उस संस्कृति का सबसे बड़ा महत्व ये है और वो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति भी इसीलिए रही है क्योंकि हमारी संस्कृति जो थी वो अरण्य संस्कृति है। अरण्य संस्कृति, या जैसे अमेरिकन्स ने उसको कहा है कि इट इज़ अ फॉरेस्ट कल्चर। और जो बाहर के लेखक हैं जिन्होंने उत्तराखंड और हिमालय पर काम किया है, उन लोगों का मानना ये है कि उत्तराखंड के जो पूर्वज थे, जो यहाँ के प्राचीन निवासी थे, उन लोगों को ये मालूम था कि ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ, ये तीनों जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यदि इन तीनों का जो जुड़ाव है उसमें अगर एक चेन के रूप में अगर उसे देखें तो चेन की अगर एक कड़ी टूटती है तो बाकी दो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मान लो जंगल कटते हैं तो आपके एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ जो है वो भी प्रभावित होगी और ह्यूमन लाइफ भी प्रभावित होगी। तो एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड प्लांट लाइफ, दीज थ्री कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। यही अरण्य संस्कृति का आधार है। और उत्तराखंड को अगर हम देखें हिमालय से, तो उत्तराखंड को सेंट्रल हिमालयन रीजन कहा जाता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सेंट्रल हिमालय जो है या उत्तराखंड जो है वो हिमालय के अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ की अरण्य संस्कृति जो है वो संस्कृति आपको केवल फूलदेही में नहीं, आपका हरेला त्यौहार है, कई त्यौहार ऐसे हैं जिन त्योहारों में आपको इस संस्कृति की झलक दिखाई देती है और उस संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण अंग दिखाई देता है। तो फूलदेही जो है वो उत्तराखंड में इसलिए लोकप्रिय हुई है क्योंकि उत्तराखंड जो है हमारी जो गंगा यमुना की संस्कृति है उस संस्कृति की जननी है। जब हम गंगा यमुना की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गंगा यमुना का जो मैदान है जिसको हम इंडो गैंजेटिक प्लेन कहते हैं, जिसमें 40% से अधिकांश जनता जो है भारत की वो निवास करती है। तो उसका जलागम क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड है और यही हमारी गंगा यमुना संस्कृति का उद्गम स्थल भी है। तो फूलदेही में वैसे जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जैसे कहते हैं फूलदेही छम्मा देही और भकार करके जो शब्द आते हैं उसके तात्पर्य यह है कि पहले तो हम प्रकृति से, ईश्वर से क्षमा मांग रहे हैं कि हम आपके जो प्राकृतिक स्रोत हैं हम उसका दोहन जो है कभी कभी गलत ढंग से भी करते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे, प्रकृति से क्षमा मांगते हैं। और जब हम कहते हैं भकार तो इसका मतलब यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जैव विविधता है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उसका भंडार जो है वो सदा भरा रहे। क्योंकि अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी का या जैव विविधता का भंडार जो हमेशा भरा रहेगा तो मनुष्य का जीवन जो है वो परिपूर्ण रहेगा, विकास जो है वो संपोषक रहेगा। और ये संपोषक विकास का आह्वान जो है वो आपके फूलदेही में किया जाता है। फूलदेही में जो बच्चे थाली लेके जाते हैं अगर आप देखें तो उसमें जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं अगर आप देखें, जैसे आपके है ब्रूस, ब्रूस के साथ आप उसमें ले जाते हैं कंजू जिसको वाइल्ड रोज़ भी कहते हैं, जिसकी बड़ी मेडिसिनल वैल्यू है, वो एंटीवायरल है। इसके साथ ही साथ फ्यूली, फ्यूली जो है वो सबसे पहले खिलता है। जब बसंत आता है तो सबसे पहले फ्यूली का फूल जो है वो खिलता है, फ्यूली ले जाते हैं, सतावर ले जाते हैं और शिलिंग का जो वृक्ष है उसकी पत्तियाँ भी ले जाते हैं और चावल, गुड़ आदि आदि। तो ये सब चीज़ें आप देखें तो ये सब प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है और जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपके बुरांस।
और बुरांस की यदि आप देखें तो हिमालय में 80 प्रजातियां हैं, उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां हैं। जैसे जो अक्सर नैनीताल में जो दिखाई देता है 6500 7000 की हाइट पे, वो तो आपको लाल रंग का दिखाई देता है और उसमें आप सभी जानते हैं कि उसमें औषधि युक्त गुण हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आपको आंव या पेचिस की शिकायत है तो उसके लिए भी जो इसके फूल का रस है या इसके फूल का पाउडर बना के उसे मिश्री के साथ लें तो उससे आपका आंव का इलाज जो है वो भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा इसमें 4 कलर के और बुरांस मिलते हैं। जैसे अगला जो है, जब आप हिमालय की ओर बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि बुरांस का रंग जो है वो गुलाबी हो जाता है और गुलाबी जो है वो भी बड़ा औषधि युक्त है, जिसके बारे में लोगों को मना नहीं है। जो गांव थोड़ा हायर एल्टीट्यूड पर हैं, हिमालय के करीब हैं, वहाँ पर लोग गुलाबी बुरांस ले जाते हैं। जैसे यहाँ लाल बुरांस है, वहाँ गुलाबी बुरांस ले जाते हैं इसमें फूलदेही में। तो गुलाबी बुरांस जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है, उसमें इतनी कई वो है। एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक का मतलब ये है कि अगर किसी को किसी भी शरीर के किसी हिस्से में कोई तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा है, तो उसका लेप लगाने से उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा इसका बैंगनी रंग भी है। बैंगनी रंग जो है उसका जो फूल है उसमें उसके फूल और पत्तियों में भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल या औषधि युक्त है वो भी। और जब आप देखेंगे उसमें, इसमें अब तो स्टडीज़ भी हो गई हैं विदेशों में, तो उन्होंने ये पाया कि जो बैंगनी रंग का बुरांस है उसमें एक तो रूमेटिज्म जो है, रूमेटिक उसके लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा माइग्रेन, जो अर्धकपाली बीमारी होती है, आधे सिर में जो सिर दर्द होता है जिसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, अर्धकपाली में भी माइग्रेन जिसको हम कहते हैं उसमें ये जो बैंगनी फूल है इसका बड़ा लाभ मिलता है। इसके बाद पीला फूल है और अंत में फिर आप जब बिल्कुल ही हिमालय के करीब जाएंगे तो आपको बुरांस सफ़ेद दिखेगा और वो बिल्कुल झाड़ी नुमा हो जाता है। तो सफ़ेद बुरांस जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। तो मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेडिसिनल क्वालिटीज़ की वजह से बुरांस को इतना महत्व दिया गया है और बुरांस का फूल जो है उसको फूलदेही में प्रयोग में लाते हैं, ये कहते हुए कि जिस तरह से बुरांस के इतने उपयोग हैं, उसी तरह से मानव जाति जो है उसको भी ईश्वर से आवाहन करते हैं कि मानव जाति को भी सद्बुद्धि दें, जिससे कि वो अपनी बुद्धि का कई चीज़ों में उपयोग करें। तो हम आते हैं फिर सफ़ेद बुरांस में। सफ़ेद बुरांस में फिनोलिक एसिड होता है और फिनोलिक एसिड होने की वजह से इसे एक तो जो ये एड्स की बीमारी हो जाती है, HIV, उसकी दवाइयाँ जो है वो इससे बनती हैं, फिनोलिक एसिड से, जो सफ़ेद बुरांस में मिलता है। इसके अलावा रूमेटिज्म है और दमे की बीमारी है, उसमें भी ये काम में आता है और सिर दर्द की बीमारियों के लिए भी इसके फूल का रस जो है वो प्रयोग में लाया जाता है एलोपैथी में। तो इस तरह से बुरांस जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण फ्लावर है, फूल है, जिसको प्रयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पर मैं इसको जोड़ना चाहूँगा अपने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से भी। आपने देखा होगा कम से कम पिछले 5 साल से लोगों ने महसूस करना शुरू किया है कि बुरांस जो है वो समय से पहले खिल जा रहा है। जैसे इस साल तो मैंने देखा कि जो कैला खान में जो कब्रिस्तान में है, कैला खान के कब्रिस्तान में मैंने 17 फरवरी को बुरांस का फूल खिला हुआ देखा, उसकी फ़ोटो भी है मेरे पास। तो ये इस बात का द्योतक है कि जो फूल मार्च के एंड में खिलता था या 20-25 मार्च के करीब खिलता था, वो आपके 15-20 फरवरी को खिलने लग गया, 1 महीने पहले। तो इससे ग्लोबल क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है वो ग्लोबल क्लाइमेट का चेंज की अभिव्यक्ति जो है वो इस फूल के माध्यम से की जा रही है, प्रकृति इस माध्यम से कर रही है। और इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ ऑर्किड्स हैं, जैसे सियोलियोजोन क्रिस्टाटा है, वो भी समय से पहले कुसुमित हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ जो है ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ये इस बात की द्योतक है कि मनुष्य ने ग्लोबल क्लाइमेट जो है उसके साथ अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। इसमें एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की है। एक बटरफ्लाई है जो हमारे घर के नीचे है, हमारे घर के पास काफ़ी बटरफ्लाइज मिलेंगी आपको देखने को। तो एक बटरफ्लाई है जिसको कहते हैं मैप बटरफ्लाई। मैप बटरफ्लाई जो थी, जब मैंने देखा पहले, जब तक ये फॉरेस्ट फायर्स नहीं हो रही थी, ग्राउंड वेजिटेशन बहुत होती थी, तो ये अपने अंडे, मैप बटरफ्लाई जो था ये ग्राउंड वेजिटेशन में ज़मीन में देती थी। लेकिन अब ग्राउंड वेजिटेशन कम होने लगी, आपने भी महसूस किया होगा जब से जंगलों में आग लग रही है। तो ये मैप बटरफ्लाई जो है ये अंडे दे रही है किसमें,
सिसोने में अंडे देने से इसको ये लाभ है कि चिड़िया विड़िया जो प्रेडेटर्स हैं वो इसके अंडे को नहीं खा पाते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज के साथ कितने अच्छे ढंग से मैप बटरफ्लाई ने अपने को अडेप्ट किया है। इसी तरह से हम लोगों ने भी अडेप्ट करना चाहिए और हमने फूलदेई जो है उसको एक स्टैंडर्ड मानना चाहिए। फूलदेई को हमने आवाहन करना चाहिए जब फूलदेई है, क्योंकि फूलदेई जो है इसमें ऋतु ऋण जो गाना गाया जाता है, ऋतु ऋण गाना जो गाया जाता है वो मनुष्य जाति को एक तरह से आशीर्वाद दिया जाता है कि आपकी आयु 100 वर्ष की हो और 100 वर्ष की आयु तक आपका जीवन जो है वो प्रफुल्लित रहे, आपको कोई परेशानी नहीं हो और आप एक रचनात्मक ढंग से अपना जीवन बिताएं। तो फूलदेई से हम ग्लोबल क्लाइमेट के लिए भी आह्वान किया जा सकता है कि जिस तरह से बुरांस के फूल में जल्दी खिलने लगे हैं, वो ग्लोबल क्लाइमेट के लिए अब हमें तैयार हो जाना चाहिए, उसे एक चुनौती के रूप में मानना चाहिए और उस चुनौती को हमने स्वीकार करना चाहिए। सर आपने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई। ये बुरांस का सर मैंने भी कुछ टाइम पहले देखा था कि काफल और बुरांस दोनों साथ ही हो गए हैं। जैसे वैसे प्राय हम कभी काफल और उनको साथ देखा नहीं था, लेकिन इस बार दोनों चीज़ें साथ ही देखने को मिली सर। देखो, बुरांस जहाँ पर उस हाइट पे ग्रो कर रहा है जहाँ काफल हो रहा है, जैसा आपने देखा होगा, मैंने भी देखी ये चीज़, जब आप घोड़ाखाल को जाते हैं, घोड़ाखाल में आपको काफल के वो में मिलेंगी झाड़ियाँ और वहाँ पर बुरांस को भी आप खिलते हुए देखेंगे। वो सब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जितनी जो वो हो रही है, हमारे वहाँ जिस तरह से जंगल कटते जा रहे हैं और लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जिस तरह से हमारे जंगल कट रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर माइनिंग हो रही है, माइनिंग के साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माइनिंग गलत है, आप माइनिंग करिए, लेकिन उसकी अति न करिए, उसका दोहन जो है वो एक सीमा तक करिए जो कि संपोषक है। तो उस सब की वजह से क्या हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, क्लाइमेट में चेंज तो आ ही रहा है, हमारे नौले धारे जो हैं वो सूखने लगे हैं। जैसे हमारे वहाँ पहले पानी प्रबंधन जो था उसका बड़ा अच्छा इतिहास था, हमारे वहाँ पानी प्रबंधन में आज भी आप देखिए, जब आप नैनीताल से हल्द्वानी की ओर जाते हैं तो जहाँ पहले पुराना कूड़ा खड्डे उसके ठीक सामने एक धारा है, जिस धारे में एक आकृति भी बनी है जानवर की। हाँ सर, ना शेर का मुंह बना हुआ है। तो हमारे वहाँ जो धारे थे उन धारों को बड़ा पवित्र माना जाता था और जब ये धारों का निर्माण होता था तो उस धारे का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से उसका जल स्रोत निकला है, वहां तक आदमी सर्वे करता था और वहां पर स्प्रिंग सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। अब लोग स्प्रिंग सेंचुरी कह रहे हैं, जब से अमेरिकन ने ये बात कही है स्प्रिंग सेंचुरी को बड़ा महत्व दे रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ बहुत समय से चले आ रहा है। जैसे हमारे वहाँ जहाँ नौले हैं, जहाँ धारे हैं और जहाँ पर ये प्रस्फुटित होते थे, जब इनका स्रोत था वहां पर लोग वृक्ष लगाते थे, जैसे बांस के वृक्ष लगाएंगे या उतीश के वृक्ष लगाएंगे या फलदार वृक्ष लगाएंगे। फलदार वृक्ष इसलिए लगाते थे कि चिड़िया जो है वो आएंगी और चिड़ियों को भोजन मिलेगा। तो एक पूरा जो साइकिल है नेचर का, उस साइकिल को रिटेन करने की, उस साइकिल को बचाए रखने की चेष्टा की जाती थी। तो हमारे धारे जो है वो भी बड़े साइंटिफिक ढंग से होते थे। जैसे वो धारा जो है जो हमारे हल्द्वानी वाली रोड में है जिसमें शेर का मुंह है, उसको कहते हैं मुड़पतिया धारा। मुड़पतिया धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप मुड़ के उसमें पानी पी सकते हैं, घुटने को मोड़ के उसमें आप पानी पी सकते हैं। जो ऊपर होगा सिर की हाइट पे, उस धारे को कहते हैं सिरपतिया धारा। तो इस तरह से जो हमारे प्राचीन लोग थे उन लोगों को इन धारों और नौलों का बड़ा अच्छा आइडिया था। बल्कि आप जब देखेंगे उत्तराखंड में जो बसासत हुई है पर्वतीय क्षेत्र में, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्या अधिकांश आप ये देखेंगे कि नदी के किनारे बसासत हुई है, जिसको हम कहते हैं रिवर वैली सेटलमेंट्स। लेकिन कुछ वैलीज ऐसे हैं जो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जैसे गढ़वाल में श्रीनगर है, कुमाऊं में आप देखेंगे तो बागेश्वर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, या आपके द्वाराहाट के पास उस जगह जो है क्या बोलते हैं उसे, जहाँ नेरी देवी का मंदिर भी है, तो जहाँ रामगंगा बहती जहाँ, तो वो घाटी जो है वो भी बहुत गर्म हो जाती है। तो तब लोगों ने सोचा, जो उन्होंने रिवर वैली सेटलमेंट स्टार्ट किए, रिवर वैलीज में बसे, उन लोगों ने देखा कि जो सामने रिजेस हैं वहां पर भी बसा जा सकता है। तो उन लोगों में डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था। तो वो लोगों ने क्या किया कि वहां पर एकदम नहीं बसे, वो 1.5 साल 2 साल तक ये देखते रहे कि किस तरह से भूमि का कटाव हो रहा है, इरोजन किस तरह से हो रहा है। और जब इरोजन रुक गया, बिल्कुल परमानेंट हो गया और स्टेबल हो गया, तब वहां पर उन्होंने
मकान बनाने की कोशिश की, लेकिन मकान बनाने से पहले उन्होंने ये सोचा कि पानी कहाँ मिलेगा हमें। तो पानी को ढूंढते थे और जहाँ पानी मिल जाता था फिर उस पानी को लाते थे वो अपने वहाँ तक, धारे के माध्यम से या कोई चैनल करके किसी तरह से भी पानी को लेके आते थे। तो इस तरह से हमारे वहाँ बसासत जो थी वो रिवर वैली सेटलमेंट के साथ साथ जो रिज में सेटलमेंट होते थे वो अगर आप देखें तो वो पानी से जुड़ी संस्कृति थी, हमारी जल संस्कृति जिसको हम कह सकते हैं। तो ये बड़ा महत्व था। आप अपने बचपन के समय की कोई यादें बताएंगे सर, ये फूलदेई से रिलेटेड? देखो, फूलदेई जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार था। मुझे याद है हम लोग छोटे थे, जैसे हम लोग बाजार के पीछे का जो इलाका है जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा है उसको कहते थे मल्ली पिछाड़ी। तो मल्ली पिछाड़ी से हम पूरे डाक खाने का इलाका जो है, सेक्रेटेरिएट की तरफ जितने लोग रहते थे, या बीच की बाजार में, तल्ली बाजार में, रमपुरिया लाइन, और जहाँ पर ये पानी का है, तो लोगों में एक, नैनीताल में अगर आप देखें जैसे हम मल्ली पिछाड़ी में रहते, तो आज भी जो मल्ली पिछाड़ी के लोग हैं, जो जिनके साथ मैंने बचपन बिताया है, उसमें जैसे धोबी भी थे, नाई भी थे और अधिकारी वर्ग के बच्चे भी थे। आज भी हम उन लोगों से वैसे ही मिलते हैं जैसे बचपन में मिलते थे, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो। तो आपस में बहुत प्रेम था, सामंजस्य और सामंजस्य था। और जैसे कई बार ये लगता था हमारी कितनी चाचियां और कितनी कहजाएं समझ में नहीं आता था। 15-16 तो चाचियां हो जाती थी मल्ली की झाड़ी में, 15-16 कहजाएं हो जाती थी। जितनी भी महिलाएं थी बड़ी, या तो वो दीदी हो जाती थी, या कहजा, या चाची। तो एक नैनीताल जो था एक बड़ा परिवार के समान था। आज वो मूल्य जो है समाप्त होने लगे। वो उसी तरह से जो हम सामूहिक तरीके से, सामूहिक ढंग से त्योहारों को मनाते थे, वो भावना कम होने लगी है। कम क्या, धीरे धीरे खत्म होने लगी है। और मुझे लगता है कि उसको पुनर्जीवित होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह आप जाएं, जैसे मैं अभी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा में मैं क्लासेस ले रहा था, तो वहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स ने मेरे से कहा कि सर हम आज आपको अपने पुराने ज़माने की वाटर मिल दिखाते हैं। और उन्होंने एक हफ्ते से हल्ला कर रखा था। मैंने सोचा पता नहीं कैसी वाटर मिल होगी। तो जब मैं गया उनके साथ आउटस्कर्ट्स में, तो वहाँ गांव में, मतलब गांव के आउटस्कर्ट्स में कह सकते हैं आप, तो वहाँ जिसको हम घराट कहते हैं हमारा, उसी तरह के घराट थे। मैंने कहा ऐसे घराट तो मैं तुम लोगों को मैंने कहा अपने उत्तराखंड में कहीं भी दिखा दूंगा। तो लेकिन उन लोगों ने अपने घराट को संरक्षित रखा है। हमारे वहाँ, हमारे घराट खुरपाताल में जो घराट था खत्म हो गया। तो हमने अपने संस्कृति जो है उसको बचा के नहीं रखना। संस्कृति को बचा के रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मानव विकास होता है तो मानव विकास के साथ साथ संस्कृति अगर आपकी नहीं है, सांस्कृतिक विकास अगर नहीं होगा तो मानवीय विकास नहीं हो सकता। तो हम अपनी संस्कृति को जो है वो बचा के तब रख सकते हैं जैसे हमारे वहाँ बचपन से ही। अब जैसे मैं सेंट जोसेफ में पढ़ा हूँ, तो सेंट जोसेफ में जब हम क्लास 1 में थे तो हमें रिलीजन के बारे में ये सब शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वो सब वेस्टर्न रिलीजन की थी। तो खैर हमें वेस्टर्न रिलीजन का अच्छा आइडिया, वेस्टर्न कल्चर का अच्छा आइडिया है। तो जब हमारे जो हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं, वहाँ पर भी क्यों नहीं आप बचपन से हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में बताएं। जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं, गढ़वाल में एक नृत्य है जिसको कहते हैं रम्माण, उसको यूनेस्को ने अपनी कल्चरल हेरिटेज में ले लिया है। हम लोगों को मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं, मुझे खुद जानकारी नहीं, किसी को नहीं है जानकारी कि वो यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड ह्यूमैनिटी, उस लिस्ट में रम्मान नृत्य को ले लिया गया है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं। इसी तरह से गढ़वाल का पांडव नृत्य जो है बड़ा प्रसिद्ध है। पांडव नृत्य 1 महीने तक चलता है। उस नृत्य के बारे में हमें नहीं मालूम है और वहाँ के लोगों को हमारे वहाँ नहीं मालूम है। जैसे वहाँ एक बंशी नारायण का मंदिर है। बंशी नारायण का जो मंदिर है, बंशी नारायण जी का, वो साल में 1 बार खुलता है। आपने कभी सुना भी नहीं होगा इस मंदिर के बारे में। वो साल में 1 बार खुलता है और मालूम 364 दिन उसकी पूजा नारद जी करते हैं। जिस दिन 1 दिन खुलता है उस दिन स्थानीय पुजारी उसकी पूजा करता है, और रक्षाबंधन के दिन, और उस दिन सब यात्री लोग जो हैं और तीर्थ यात्री हैं सब लोग बंशी नारायण मंदिर जाते हैं। तो इस तरह के हमारे सांस्कृतिक धरोहर जो है उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। जी सर। ना, जैसे हमें पूर्णागिरी के मालूम है, अवश्य मालूम है, लेकिन गढ़वाल वालों को पूर्णागिरी के बारे में मालूम नहीं है। या जैसे हमारी गंगोली हाट में जो काली का मंदिर है उसके बारे में कुमाऊं के लोगों को मालूम है, लेकिन तराई के लोगों को नहीं मालूम है ना।
और गढ़वाल के लोगों को मालूम नहीं जी होगा। सर। या जैसे हमारे जो नंदा देवी है, जैसे जी सर। अब नंदा देवी का जो अगर मैं त्योहार के बारे में बताऊं तो आपका आश्चर्य होगा कि नंदा देवी का त्योहार कुमाऊं में नहीं प्रारंभ हुआ था। यहाँ अच्छा लोग सर। कहते हैं ना कि सबसे पहले कुमाऊं में प्रारंभ जी। हुआ। नंदा देवी का त्योहार जो है ये प्रारंभ हुआ था बामणी गांव से। मैं अच्छा सर। इसलिए कह रहा हूँ कि ये संस्कृति अगर हमें बचपन से पढ़ा दी जाए तो हमें बड़ा गर्व महसूस होगा। जी। तो ये प्रारंभ होता है बामणी गांव से। और जिन दिनों ये नंदा देवी का त्योहार होता है तो उन दिनों 7 दिन के लिए शिवजी और पार्वती माता जो हैं वो गढ़वाल आती हैं। और जी। नीलकंठ जो पर्वत है जो बद्रीनाथ जी के पीछे है वहाँ उनका वो निवास करती हैं। जी। तो बामणी गांव के लोग नंदा देवी के त्योहार से पहले जो इसका बेस कैंप है आपके नीलकंठ जी का, वहाँ जाते हैं और वहाँ से वो ब्रह्म कमल लेके आते हैं। इन लोगों को कहते हैं फुलेरिया। तो जी। फुलेरिया लोग जब वो फूलों को लेके आते हैं तो उसमें पार्वती जी जो है वो भंवरे के रूप में छिप जाती हैं और फिर उनको लेके वो बामणी गांव आते हैं। फिर 1 हफ्ते तक या 3 दिन तक वहाँ बहुत बड़ा महोत्सव होता है और नंदा देवी का त्योहार मनाया जाता है। जी। वहाँ से ये त्योहार जो है ये फिर गया आपके वैली ऑफ फ्लावर्स में। जी। वैली ऑफ फ्लावर्स में जो वहाँ के लोग हैं घंगरिया गांव के, वहाँ के लोग इसको मनाते हैं। और उसके बाद फिर ये गढ़वाल के जो शासक थे राजा कनकपाल ने फिर इसे गढ़वाल में इसको लोकप्रिय किया, संपूर्ण गढ़वाल में। और कनकपाल के वंशज जो थे उसमें शायद फतेह शाह थे शासक, शायद मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ। तो कुमाऊं के राजा उनके पास गए थे और उन्होंने पूछा कि साहब आप इतने शक्तिशाली शासक क्यों हैं, आपने मुगलों को भी चुनौती दे दी, जबकि हम लोग मुगलों को चुनौती नहीं देते, हम उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं, नजराना देते हैं प्रतिवर्ष और हाजिरी देने भी जाना पड़ता है, लेकिन आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नंदा है, नंदा देवी जो है, नंदा हमारी रक्षा करती है। तो उन्होंने कहा साहब नंदा देवी हमें भी दे दीजिए एक मूर्ति। तो उस मूर्ति को लेके वो आए और क्या कहते हैं डंगोली जो है वहाँ कोट भ्रामरी के मंदिर में उन्होंने रात व्यतीत की और वहाँ वो मूर्ति 2 टुकड़ों में हो गई। तो यहाँ नंदा और सुनंदा के रूप में मनाई जाती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है, राजजात यात्रा जो है वो 12 साल में एक बार होती है, जो प्रारंभ होती है आपके नोटी गांव से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लाटा गांव जो है, जहाँ रेणी और लाता गांव जो है, जहाँ से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो नीति घाटी में है ये दोनों गांव। नीति घाटी में ही लाता की नंदा देवी, लाता जो गांव है वहाँ नंदा देवी का मंदिर है। तो वहाँ भी 12 साल में एक बार नंदा देवी की यात्रा जो है ये मनाई जाती है। तो इस सब के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है जी ना। तो मेरा मानना ये है कि हमें बचपन से ही ये हमारे जो कल्चर है उसके बारे में बताया जाना चाहिए। और हमारी कल्चरल हेरिटेज इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराने समय से ही जितने भी ऋषि मुनि हैं, जैसे उत्तराखंड को कहते हैं कि दिस इज द लैंड ऑफ गॉड्स, देवभूमि है। क्यों देवभूमि है कभी बताया किसी ने? नहीं बताया। देवभूमि इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में, वैसे तो संपूर्ण हिमालय बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन मध्य हिमालय जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना नदी थी और गंगा यमुना की संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति भी है। तो यहाँ पर लोग जब जो पहले आश्रम होते थे 4, जैसे ब्रह्मचर्य, विवाह, उसके बाद फिर क्या कहते हैं संन्यास, और फिर नहीं वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो वानप्रस्थ और संन्यास के जो आश्रम होते थे उसमें लोग हिमालय में आते थे, मध्य हिमालय में आते थे, कुमाऊं और गढ़वाल में आते थे। यहाँ के जंगलों में वो तपस्या करते थे या यहाँ विचरण करते थे या यहाँ पर उनका निवास होता था। और जो शिक्षा उन्हें प्रकृति से मिलती थी, एक्सपीरियंस से, अनुभव से, उसका वो प्रसार करते थे। इसलिए हमारा जो पुराना साहित्य है उसमें आप प्रकृति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देखेंगे, चाहे वो धर्म है, संस्कृति है, उसमें प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान देखेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण आश्रम थे उस समय, जैसे आपके अगस्त मुनि का आश्रम है, आपके गर्ग का आश्रम है और आपके वशिष्ठ का है, ये सब आश्रम जो हैं ये यहीं पर थे उत्तराखंड में। या ये ऋषि मुनि जो है यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ सहस्त्रों वर्ष यहाँ पर तपस्या की। तो इस वजह से ये एरिया जो है ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। तो ये हमें नहीं बताया जाता है। हमें हमारी क्या खान पान है उसके बारे में नहीं बताया जाता है। जैसे हमारे वहाँ
चुलकानी है या रस भात है जी सर। या चिरंजी है जैसे, या पालक का कापा है, इनका क्या महत्व है, ये किस लिए ज्यादा जरूरी है, जी उनके उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से विटामिन हैं, ये भी हमें बताया जी जाना चाहिए ना। जी तो जी बच्चों को अगर आप ये बताएंगे तो ये खाना लोकप्रिय होगा। ये तो सब लोग जो है नूडल्स खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, जी सर। थुप्पा खा रहे हैं ना, ये सब चीज ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। हमने अपने इस खान पान को पॉपुलर नहीं किया क्योंकि हमने अपनी संस्कृति का कभी भी प्रसार नहीं किया, आज जी भी सर। प्रसार नहीं हो रहा। सेपरेट हिल स्टेट हो गई, किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में मैंने तो नहीं देखा कि आप यहाँ का इतिहास पढ़ा रहे हैं, यहाँ की जी सर। संस्कृति के बारे में जी बच्चों को बता रहे हैं। तो जी ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये फूलदेई और जैसे जितने भी त्योहार हैं जी ये सर। लोकप्रियता खोते या जाएंगे लोकप्रिय उसके। नहीं हो पाएंगे। हाँ, अपरिचित रहेंगे लोग उनसे, उनके बारे में हाँ उनको कुछ बिल्कुल भी पता नहीं होगा, अपरिचित, उनको उद्देश्य नहीं पता होगा। क्योंकि वैसे भी अंग्रेजी इतना हावी हो चुकी है हमारे ऊपर ना। जी हर आदमी अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना जी चाहता है। सर। तो इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं, जैसे मैं देखता भी हूँ टैक्सी में, हम पहले हम जाते थे जैसे नैनीताल से हल्द्वानी, तो टैक्सी वाले म्यूजिक बनाते थे, मोहम्मद रफी के गाने जी सुनने को मिल जाते थे, जी और कभी कभी भूले भटके कोई पहाड़ी गाना। आजकल मैं देख रहा हूँ सब इंग्लिश म्यूजिक चल रहा है उसमें, जी सर। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर भी नहीं समझ रहा, और जो टैक्सी में हम जैसे लोग हैं हमें उसके कोई शब्द नहीं समझ में आते जी हैं। काली वो थप थप जो आवाज आती है ड्रम की वो जी समझ में जी आती है, लेकिन फिर भी इंग्लिश म्यूजिक सुन रहे हैं, पर्वती गाना नहीं सुनते हैं अपेक्षाकृत। जी सर। और रफी, तलत महमूद, ये सब तो गायब हो गए सीन जी से। सर, दूसरा ना, जैसे मेरे को ये लगता है कि जो मतलब मैंने देखा कि जैसे फूलदेही का ये हमारे था, तो हमारे वहाँ पे मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे आते थे, हम लोग जब छोटे थे हम लोग जाते थे। आज की डेट में कोई आता नहीं। तो जो मुझे पर्सनली ये लगा कि जब मेरे माता पिता ने मुझे उसकी जानकारी मुझे दी कि आज फूलदेही है, आप लोग ऐसा ऐसा करो, ऐसे जाओ, ऐसे ये करो, तो हम लोग जाते थे, हम लोग करते थे। उसके बाद आज की डेट में जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें इवन जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पास अपना समय ही नहीं है, तो वो आगे इसको वैसे भी नहीं बढ़ा पा रहे, वो अपने काम रोजगार में, जीवन यापन में इतना व्यस्त हो गए कि वो आगे इसको भी नहीं बढ़ा पा रहे। तो आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, इसे मैं पूर्ण रूप से इसलिए आपको नहीं मानता। हमारे वहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है हम्म, कि हमारे वहाँ वेस्टर्न कल्चर जो है वो सर। बड़ा हावी हो गया है। जैसे वैलेंटाइन डे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी सर, उसकी जानकारी वैलेंटाइन डे सबको कैसे है। पता चल जाता है हाँ, बच्चों सबको को, पता है? है। और जबकि वो यहाँ से उसकी ये कुछ उसका शुरुआत कोई भी नहीं थी, मतलब उसकी नहीं कोई है, नो रूट से, है बिल्कुल। कुछ भी नहीं है यहाँ पे उसका। लेकिन वैलेंटाइन डे मनाया वो जा रहा सबको है। पता है, उसका एग्जैक्ट पता है हाँ। क्या रीजन है, उसके 2 वर्जन है, वो भी सबको पता अच्छा, क्रिसमस, मैं क्रिसमस के अगेंस्ट नहीं हूँ, है। मुझे अच्छा लगता है वो त्योहार जी सर। मनाना। सेंटा क्लॉज और बहुत जी अच्छा त्योहार है। तो क्रिसमस हमारे वहाँ, हम्म, अब देखो जब 25 दिसंबर है, पूरे उत्तराखंड में क्रिसमस मनाया जा जी रहा है, सर। पूरा उत्तर जी प्रदेश में, जी पूरे हिंदुस्तान में जी क्रिसमस मनाया जा रहा है, जी और बड़े उत्साह के साथ। जी लेकिन यहाँ के जो पर्वतीय त्योहार है उनको उस उत्साह से नहीं मनाते जी हैं उसकी ना? जानकारी नहीं उसकी है, जानकारी नहीं है लोगों को। पता ही नहीं है कब होंगे, क्या हाँ, होंगे, जैसे कैसे। 15 जनवरी को जजिया रानी जो है, जी उनके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। जी सर। तीलू रौतेली जो है, जी उसके बारे में मालूम नहीं है। जी तो ये तो हमें लोकप्रिय खुद करना पड़ेगा ना, इसके जी बारे में लिखना पड़ेगा, बताना हम्म, पड़ेगा एक्सपर्ट्स को कौन है। जी अब हम जो है क्या कहते हैं, टेल ऑफ टू सिटीज और इसके बारे में तो हमें हाँ, नॉलेज है खूब ना। बिल्कुल। जी सर। प्रेमचंद की कहानियों की हमें नॉलेज नहीं, नहीं शरद चंद्र की कहानियों की हमें नॉलेज नहीं है। मैं प्रेमचंद किसी से कम थोड़ी थे, तो चांस की बात है उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला, जी सर। वो किसी भी नोबेल लॉरेट से कम नहीं जी थे। वो तो उनके बड़े भाई साहब कहानी है, जी या ईदगाह है, जितनी भी कहानियां हैं इतनी दमदार हैं, इतनी मतलब टचिंग है, जी लेकिन हम उनको नहीं मानते हैं। और हम सबने जो एक रशियन सामाजिक कहानी संदेश भी है, नहीं हाउ है। द स्टील वाज टेम्पर्ड, उन कहानियों को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जी तो हमारे वहाँ ये जो कल्चर हो गया है ना वेस्ट के, मतलब सर, हम अपनी चीजों को सेकेंडरी रखने लगे हैं और दूसरी हाँ, चीजों को हम प्राइमरी ले रहे हैं, प्राइम, उसी की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा भाई एक बात ये बताओ, है। हमारी ईजा और भोजू में क्या कमी थी जो हमको मम्मी डैडी की जरूरत पड़ गई हाँ सही, है ईजा बाबू ही कहना चाहिए। ना? जी हम पहले केंजा कहते थे, हाँ। फुलीजा कहते थे, जेठ बाजू कहते थे, हम्म, अब तो सब महिलाएं जो है वो आंटी हो गई हाँ है। तो हमके अंदर एक कहीं ना कहीं हीन भावना तो है ही, और वो अंग्रेजों ने पैदा किया। अंग्रेज लोगों का तो मानना ही था भाई, जिसने क्या कहते हैं, जिन्होंने यहाँ का जो मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट किया था, जी तो उनका ये मतलब थोड़ी था कि वो भारत को बड़ा शिक्षित करना चाहते, तो उन्हें क्लर्कों की आवश्यकता थी, तो हाँ क्लर्क बनाना उनका उद्देश्य था। वर्क इजी करना था उन्हें। हाँ, और वही आदमी ये भी कहता था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो आप उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दीजिए, हम्म, और यही अंग्रेजों ने किया।
मैं अंग्रेजों ने हमें यही तो बताया कि तुम बिल्कुल ही अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम्हारी कोई संस्कृति नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारा विज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी कोई सभ्यता नहीं रही है। तो ये हीन भावना हमें दी थी। आज भी मतलब हम अंग्रेज को देखते हैं तो बड़ी खुशी हो जाती है, जरा हाथ मिला लिया तो ऐसा लगता पता नहीं किससे हाथ को फरिश्ते से हाथ मिला रहा। तो ये तभी गायब होगा जब हमको अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में गर्व महसूस होगा। हाँ सर, उसके प्रति हमको भी जरा सा लगाव भी होगा, लगाव होना चाहिए, और हमको ये महसूस करना चाहिए कि हाँ, कि हम कुमाऊनी या मैं उत्तराखंडी हूँ और ये मेरा कल्चर है और उस बारे में मुझे जानकारी होनी आवश्यकता है, और हमको अपने हर तीज और लोग जानना भी चाहते हैं, करना चाहिए उसके बारे में। एक बार हेमंत बिष्ट ने मेरा इंटरव्यू लिया था, हेमंत बिष्ट जो बहुत अच्छे कमेंटेटर है नंदा देवी के मेले में, तो मैंने उसमें कहा था मैं उत्तराखंड के मार्शल ट्रेडिशन जो है, जो हमारी शौर्य जो गाथाएं हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो मैंने उनको कई शौर्य गाथाएं बताई, कितने लोगों को यहाँ विक्टोरिया क्रॉस मिला है, कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है जो यहाँ के पढ़े हुए हैं, और इसके बारे में बताया। और मध्य युग में बताया कि मिडिवल इंडिया में क्या था, किस तरह से यहाँ की सेना जो थी कितनी सशक्त थी। महाभारत के काल में यहाँ की सेनाओं को महाभारत में पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे। तो मेरे पास दिल्ली से उनके पास आया फोन, हेमंत बिष्ट जी के वहाँ स्टूडियो में कई लोगों के फोन आए दिल्ली से, लखनऊ से, उन्होंने भी सुना होगा, पता नहीं कैसे सुना ये मुझे नहीं मालूम। तो वो बता रहे थे उनके फोन आ रहे थे कि साहब आज हमें पता चला हम उत्तराखंडी हैं एंड वी आर प्राउड टू बी एन उत्तराखंडी नाउ। जब हमको अपनी हेरिटेज पता ही नहीं होगी तो हम उसको प्राउड कैसे फील करेंगे? उसका प्रचार प्रसार होना लिटरली बहुत जरूरी है। हम अगर उसको सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखें या कैसे ही देखें, जब तक हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो उसका मेरे को नहीं लगता सर आगे कोई। मैं देखो आपके यहाँ टीबी सैनिटोरियम है जी, 1912 में इसमें स्थापना हुई थी जी। तो किसी से भी पूछोगे तो वो वहाँ के डॉक्टर भी कहते हैं यहाँ कमला नेहरू जी का वो है ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ। कमला नेहरू जी की वाइफ थी, वो प्रचार प्रसार होना चाहिए, अच्छी चीज है। वहाँ कमरा भी बना है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ भर्ती रहे, किसी ने नहीं बताया कि गया प्रसाद शुक्ल जो क्रांतिकारी थे वो यहाँ भर्ती रहे, या अली बंधु जो खिलाफत आंदोलन के नेता रहे, जिनके हाथ में नेतृत्व था, उनके बारे में नहीं बताया किसी ने। और क्या कैलाशनाथ काटजू जो स्टेट्समैन थे बहुत बड़े, उनके बारे में नहीं बताया। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि कुंदन लाल सहगल जो सिंगर थे उनका भी यहाँ इलाज हुआ, उनके बारे में नहीं बताया गया है। तो ये बातें जब आप लोगों को बताएंगे, या जब आप ये बताएंगे कि अल्मोड़ा शहर इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, सांस्कृतिक केंद्र तो रहा है जी, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है, जनरल नॉलेज की किताबों में नहीं है कि पहला उत्तराखंडी जो है वो कौन है जिसको नोबेल प्राइज मिला। वो था रोनाल्ड रॉस। अच्छा, रोनाल्ड रॉस का जन्म जो है वो अल्मोड़े हुआ था और उनको सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला है जी। और वो कक्षा 4-5 तक वहीं पढ़े, फिर वो 1857 के आसपास की घटना उनके पिताजी को लगा कि हाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो उन्होंने लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए, इंग्लैंड। तो ये सब बातें जो है पता होनी चाहिए, मतलब उसका प्रचार प्रसार होना तो काफी आवश्यक है। जब तक लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होगी तो कैसे एक गर्व की अनुभूति लिटरली वैसे भी नहीं हो सकती। अब जैसे अल्मोड़ा के बारे में मेरे को आपने भी बताया, मुझे पता नहीं था पहले, तो अब उसको सुन के हमें भी लग रहा है कि चलिए वहां से हैं जिनको वहां से नोबेल पुरस्कार मिला है, तो बहुत बड़ी बात है, हमें पता ही नहीं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर 2 बार अल्मोड़ा आए, एक बार वो बोसी सेन जो साइंटिस्ट थे उनके पास रहे, एक बार वो रहे जिसको टैगोर भवन कहते कैंटोनमेंट में जो उनका बंगला है, रामगढ़ भी आए थे वो। तो एक नोबेल लॉरिएट ये हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। तीसरे नोबेल लॉरिएट थे जर्मन रॉबर्ट कॉच, जो क्या कहते हैं मुक्तेश्वर वैक्सीन इंस्टीट्यूट है वहाँ आए थे और वहाँ उन्होंने अध्ययन किया। तो इनके बारे में तो हमें नहीं पता है ना, न किसी ने बताने की कोशिश की। हमारे वहाँ ये पता है कि फलाना डॉन कहाँ रहता है, है? ये सब लड़कों को मालूम है। वो एक जो हमारी सोच है वो बिल्कुल दूसरी जगह चली गई है आज की जगह। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। फूलदेही के क्रम में आगे मिलते हैं श्री बिहारी लाल शाह जी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सम्मानित व्यक्ति, एक वरिष्ठ नागरिक है नैनीताल शहर के। उनसे जानते हैं फूलदेही के संबंध में। इस चैत्र का चैत्र का पहला दिन चलता है, चैत्र का महीना है दिन, इसमें ये संक्रांति बोली जाती है। इसमें पहले से बुजुर्ग टाइम से हम देखते आते थे, छोटे बच्चे जो खाली लड़कियां जो होती थी
छोटे छोटी, वो फूलदेई का ये त्योहार ये बहुत माना जाता था। इसमें वो लोग पूजा करते थे, घर में सब पूजा करते, चावल गोला गुड़ और फूल ये उसमें देते थे। और घर घरों में लड़कियां लड़कियां लड़के कोई है, लड़कियां ये वो कार्य करती थी। और घर घरों में ये फूलदेई का त्योहार मनाया जाता था चैत्र का पहला ये शहर में, और चैत्र का। और इसमें बाहर के भी बच्चे आते, लड़कियां आती थी दुकानों में फूलदेई का त्योहार के, वो चावल चढ़ाती थी और फूल डालती थी। वैसे उनको जो है वो जो उनके घर जैसे आटे चावल वाले की दुकान में गए तो वो गुड़ भी देता, चावल भी देता और कुछ उसमें पैसे दे देता अपने उनके लिए। बहुत ये इस त्योहार को माना जाता था और त्योहार परंपरा से चला हुआ है और ये त्योहार बहुत माना जाता है। अब तो ये त्योहार दिन पर दिन सब त्योहारों का महत्व कम होता जा रहा है। अब तो कोई दिखता नहीं, कोई बच्चे लड़कियां कोई आती नहीं, कोई घर घर की लड़कियां होती, कोई अपने घरों में डेली में चावल फूल और ये डाल के वो करते हैं, उनको भेज दिया जाता है। और चावल, ये चावल का जो ये पूजा का चावल होता था, इसको भिगो के इसका एक सह नाम बोलते हैं, उसका हलवा जो बना उसमें चीनी और घी डाल के भून बांध के उसे खाया जाता था। उसका भी बहुत महत्व है, उसे शाही बोला जाता है उस हलवे का नाम। तो इसका यही महत्व है कि आजकल तो कोई बच्चे चले घर में ही जैसे कर लिया अपने लड़के लोग इसे पूजा करती थी। ये इसको बहुत बड़ा त्योहार मनाया था। और एक जब ये आखिरी में जो दूसरा संक्रांति आती है इसे लास्ट में, तो उस दिन भी उसी ऐसे ही हल्की डेली पूजा होती है। ये चावल हॉल चढ़ाता है और उस वक्त फसल का टाइम होता है, फसल कटती है, गेहूँ कटता है और इसका बहुत महत्व है। सब लोग पैसे मानते थे, अभी सब घरों में मानते हैं, अभी बुजुर्ग करते रहते हैं, परंतु अब ये कार्य बहुत कम हो गया। बच्चे अच्छे अब कहाँ, आजकल का टाइम दूसरा हो गया, पहले टाइम और था। इस वक्त सब पढ़े लिखे और ये हो गए, तो अभी ये फूलदेई का त्योहार बहुत बड़ा और अच्छा माना जाता है। और ये चैत्र के पहले दिन इसको करते हैं फूलदेई का त्योहार। बच्चे ये लड़कियां ही करती हैं और ये कुछ और लड़कियों को ये क्या कहते हैं इस पर्व में जो लड़की घर से जब विदा हो जाती है उसके लड़की को भेटुली कहते हैं हमारे वहाँ। उसमें उनको वो दिया जाता है, क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी और रुपये पैसे से वो करके उनको दिया जाता है। उसमें कुछ पूरी और खाना और पूरी ये खाना है, पूरी बनती है और ये बनता है पकवान में, और पूरी भी बन जाती है। और ये बड़े बड़े ऐसे होते हैं उस दिन ये त्योहार में खाए जाते हैं। मतलब इस त्योहार में खाली फूलों का ही वो नहीं है, इसमें जैसे चावल सबसे मेन, चावल गुड़ और फूल और उसका बोला के वो पूजा करते हैं, ऐसे कृपा डालते हैं और उसमें वो करके उनको भेज दिया जाता है। और जो घर में जैसे लड़की शादी हो जाती है उस लड़की को भेटुली दी जाती है, तब से क्या कहते हैं वो खाया जाता है। ये हमारे वहाँ एक पैरार होता है उसकी सब्जी तभी खाई जाए, जब कहते हैं हमने भेटुली दे दी है वो दे दिया, इसको बहुत वो माना जाता है। और जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि कल तो फूलदेई है ही है, हाँ। इसके बाद कुछ समय बाद दोबारा से फूलदेई होगी, तो हाँ वो लास्ट अंत में फिर जो अगले साल नहीं, ये दूसरा महीना लगेगा, चैत्र बैसाख लगेगा, उसके पहले दिन उसे लास्ट फुलदेई होती है। उसमें भी यही छोटा मोटा का यही होता है, सह का खाते हैं और ये बोलते हैं, ऐसा ही फुलदेई का त्योहार होता है। तो जब आप अपने अगर आप अपनी यादें ताजा करेंगे तो उस समय आप जैसे कहीं जाते थे आप इसको देखने के लिए, उस समय और आज के समय में आपको क्या अंतर दिखता है इसमें? मैं तो कहीं जाता नहीं था, आज तो बिल्कुल ही अंतर बिल्कुल बदला है, क्योंकि मैं खुद ही दुकान करता था, मेरी दुकानों में बच्चे ऐसे आते थे, लड़कियां कहीं घर ही नहीं बाहर की भी आते थे, छोटे बच्चे जो 5-7 बरस की लड़कियां आती थी, फुलदेई करती थी, तो उनको हम चावल या जो भी होता था वो देते थे और वो पैसा देते थे। यही महत्व है इसका और क्या है। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अरे आज हम आए हैं गीता आश्रम में सुमन सा जी से मिलने, और आज हम इनसे जानकारी लेंगे फूलदेई क्या है, उसका क्या उद्देश्य है और
क्यों मनाया जाता है फूलदेई, इस बारे में हम इनसे जानकारी लेते फूलदेई ये हमारी प्राचीन परंपरा है। इसकी फूलदेई, क्षमा दई, और बाद में बच्चे डबल दई भी कहते थे हमारे पहाड़ी में। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। आजकल तो सब भूल गए हैं। माँ बाप अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे कि हमारा क्या त्योहार है, क्या। बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है। हम लोग तो जब छोटे थे तब से उस दिन तो हमारी छुट्टी होती थी, और चावल गुड़ फूल लेके हम सब, जितने हमारे शहर में गांव में जितने भी लोग थे, सबकी थैलियों में फूल चावल डालते थे, और फिर वो हमको गुड़ पैसे ऐसे देते थे। आजकल तो बच्चे जानते ही नहीं है फूलदेई क्या है और कब है भी नहीं जानते। अब ये 15 मार्च में है, कल के दिन है फूलदेई। और कल से हमारा चैत का महीना लग जाएगा, जिसमें भाई अपनी बहन के लिए भिटौली देता, भिटौली कहते हैं, आला भी कहते हैं उसको, बहुत शब्द हैं। और बहन आस लगी रहती, बहन कितने भी अच्छे घर में हो लेकिन वो भाई के लिए आस लगाए बैठे कि मेरा भाई आएगा मिलने और मुझे उपहार देगा, जो आजकल गिफ्ट कहते हैं उपहार। तो वो साड़ी लेके जाए, पैसे लेके जाए अपनी बहन के लिए, जिसकी जितनी हैसियत होती है तो वो भाई लेके जाते थे। ऐसा रिवाज था, बहुत अच्छा रिवाज अभी भी है ये भिटौली का रिवाज। तो अभी फिर उस बहन के लिए सूजी वो हलवा बना के और एक सिंगल बना के ले जाते थे पहले से। अब तो लोगों को इतना टाइम नहीं है, वो उन्हें सब सर्विस वाले हो गए, चलो उनको इतनी भी याद है तो अपनी बहनों को पूछते हैं इस महीने। और बहनें भी आस लगा के बैठे रहती हैं, चाहे वो कितनी संपन्न घर की हो, लेकिन अपने भाई के लिए आशा लगा के बैठी हैं। और भाई की जितनी हैसियत होती है तो भाई देता है बहनों को। कल से बहनों का और भाई का त्योहार ये शुरू वो भी हो गया, फुलदेई भी हो गई, और ये चैत का महीना लग गया, भिटौली का महीना लग गया। तो पूरे महीने भर कभी भी चले जाए भाई, जब भी सुविधा हो बहनों के घर, ये है इसका मतलब। आपके ना अपने कुछ बचपन की यादें आप बताना चाहेंगे? हाँ, बचपन में तो हम लोग तो उस दिन तो हम तो स्कूल ही नहीं जाते थे। और देखो, अपने संस्कार तो सिखाने चाहिए, हमारे माँ बाप ने तो सिखाए। और वो थाली में हम पहले अपने घर की पहले मंदिर में पूजा करते थे, मंदिर की धेलियों को पूजते थे, हमारे घर के बगल में मंदिर था। और उसके बाद घर की धेली में हम फूल चावल डालते थे। फिर हमारी ईजा लोग हमको उसमें गुड़ के डले, जो आप बच्चे गुड़ कहने में भी जानते नहीं होंगे, और गुड़ डालते थे, चावल डालते थे, पैसे। और उस समय 10 पैसे 25 पैसे 5 पैसे ये चलते थे, और हमारे इतने इतने इकट्ठा हो जाते थे, एक मुट्ठी भर के पैसे। सुबह से शाम तक हम बस सबकी धेलियों में जाते थे, हमारे जितने भी शहर में थे और जो गांव में रहते हो गांव में जाते थे, सबकी धेलियों में फूल डाले, चावल डाले, फूलदेई क्षमा दई ऐसा कहते, क्षमा भी मांगते थे उससे और फूल डालते थे धेलियों में। अब तो बच्चे दिखते ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, सीखना चाहिए। स्कूल जाते हैं 8 बजे, ठीक है, फिर तुम अपने घर की धेलियां तो पुजवा लिया करो उनसे। मैं तो ये चाहती हूँ कि बच्चे सीखें और हमारी संस्कृति आगे बढ़े, क्योंकि हमारे तो सब ये भूलते जा रहे हैं बच्चे। और चेली बुआरियां भी सब हमारी नौकरी वाली हो गई, उनको भी जाने की जल्दी, लेकिन रीति रिवाज तो अपनी जगह में होने चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ और यही आशीर्वाद देती हूँ बच्चों को कि सीखो करके। इसमें जो फूल प्रयोग किए जाते थे ना, तो उसमें जैसे बुरास का फूल है, बुरास का कौन कौन से फूल उसमें बुरास का फूल, और जहाँ बुरास का फूल नहीं ला सके जंगल से, तो वो ये गेंदे के फूल चूरा करके उनको ऐसे डालने वाले। और वैसे बुरास की डालते हैं ज्यादातर, हम लोगों के वहां तो मिल जाते थे। नैनीताल में बुरास के जरा शहर में कम मिलते हैं। तो इसमें चावल ही क्यों यूज करते हैं? इसमें चावल का बड़ा शौक, चावल को लक्ष्मी माना जाता है, वैसे भी लक्ष्मी का रूप चावल। तो चावल धेली में डाल के शकुन मानते हैं। चावल का तो बहुत महत्व है हमारे धर्म में। अच्छा। पूजा में चावल ही लगते हैं, उसमें चावल ही लगते हैं, ये है। और इसमें एक वो जो आप सह बता रहे थे मुझे, तो हाँ, तो ये जो हम जगह जगह जाके, तो हमारी थालियों में बहुत ढेर सारी थाली भर जाती थी। फिर वो चावल लाए, फिर हमारी ईजा लोग हमारी वो चावल को भी भिगा के पीस के फिर उसको घी में भून के खूब सेव बनाने वाले थे। जैसे आजकल सूजी की भी सेव बनती है, फिर उसको भून के उसमें मेवा और चीनी बाद में मिलाते हैं, ये बनते। फिर सबको भगवान को भोग लगा के सबको देते थे, और जगह जगह के इतने चावल हो जाते थे ढेर सारे।
क्या दिन थे वो भी ना, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। हाँ, बेटियों के यहाँ। आने वाले समय में जैसे बच्चे सब हमारी संस्कृति से वंचित रह जा रहे हैं, तो बिल्कुल। आप किस प्रकार से अपनी तरफ से कोई प्रयास करेंगे या किसी को कोई संदेश देना चाहेंगे कि जिससे हाँ, हमारी मैं संस्कृति बची रहे? तो सब चली बुआरियों को अपनी सबसे यही कहती हूँ, तुम 8 बजे जाओ, 9 बजे जाओ, थोड़ा सा जल्दी उठ के वो धेलियों में बच्चों को सिखाओ कि आज हमारा ये त्योहार है। बल्कि फुलदेई तो 2 होती है, एक ये कल की हो गई 15 की, फिर इसके बाद अप्रैल में भी मानते 2। इनको एक ही का पता नहीं है। जी हाँ। सच में तो सिखाना चाहिए। कल का दिन तो बहुत बड़ा है, धेली पूजोगे तो बहुत ही अच्छा हुआ। लड़कियां जी लड़कियां ही पूछती थी, अब लड़के भी जाते हैं, छोटे जी छोटे हाँ। बच्चे जी थाली लेके। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका भी धन्यवाद, ताल चैनल का धन्यवाद, मारुति का धन्यवाद, जो आज ये संस्कृति बढ़ा रहे हैं, आगे संस्कृति बढ़ा रहे हैं हर चीज को। इसमें तो आप लोग का भी बहुत योगदान है। मैं भी देखते रहता हूँ कि आप लोग अपनी संस्था की ओर से काफी प्रयास करते हैं। जैसे इससे पहले आपने होली के लिए किया था और अभी आप ये ऐपण वगैरह ये सब काफी चीजों में आप लोग अपना प्रयासरत रहते हाँ, हैं, हम इतना तो समय हाथी से देते हैं। ऐपण भी ना, मतलब मंदिर अंदिर भी देते हैं, तो वही विस्वार, आजकल तो प्रिंट वो छपे जी छुपाई हो गए, जी लेकिन विस्वार और गेरू का इतना महत्व होता। कल भी मतलब आज के दिन धेली, वो अब तो सब पेंट की धेली हो गई, चलो उसी जी में डाल दो। अब जैसा जी थोड़ा टाइम के अनुसार भी चेंज होना जी पड़ता है, जी कोई बात नहीं, बच्चों को टाइम नहीं है तो उसी में चावल फूल डाल दिए। जी नहीं तो पहले से, तो पहले दिन से धेलियां लिखी जाती थी, जी गेरू लगा के, जी फिर उसमें विस्वार पीस के उसमें धेली बनाई जाती थी। जी अब इतना चेंज हो गया, चलो फिर भी थोड़ा थोड़ा तो त्योहार अपना, अपनी संस्कृति को बिल्कुल बचाना है। जी ऐसे तो सब भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा, सब खत्म है जी। ना। हाँ, संस्कृति के बारे में तो लोगों को जरा ज्ञान होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी माताएं, उन्होंने अपनी माताओं से तो सीखा ही है। अभी जी अगर यही भूल जाएंगे फिर आगे बच्चे तो कुछ जान ही नहीं पाएंगे। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी वो पीढ़ी जो दर पीढ़ी वो तो जान ही नहीं संस्कृति पाएंगे चलती ना। गई, हाँ, क्या कर्म कांड है, कैसे बिल्कुल चलना है, बिल्कुल। वो अब चीजें तो। हमारी ईजा लोगों ने हमको थोड़ी ये थोड़ी कहा कि तुम सीखो सीखो, तो जी उनको हमको याद है कि ऐसा करते थे, ये करते थे, जी तो हम उसी परंपरा में है, जी अपनी सासू माँ की, अपनी ईजा के, जी बस करती हैं भी थोड़ा बहुत सभी चीज।